एपिसोड 49। साइमन के साथ दोनों मुसल्लह अफराद भी चौकन्ने हो गए थे। फिर अंधेरे से दो आदमी दौड़ते हुए नमूदार हुए। वो सड़क की तरफ से आए थे। उनकी हालत बुरी लग रही थी। साइमन ने आगे आने वाले को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ डाला। क्या बात है? हमारे दो साथी कहाँ हैं? साहब, वो छलावा था। हमारे दो साथी मारे गए, फिर वो भाग गया। आने वाले ने कुत्ते की तरह हाँफते हुए बताया। साइमन ने उसे धक्का दिया। वो भाग गया या तुम दुम दबाकर भागा है, बुज़दिल? साहब, तुम हमको गाली नहीं दे सकता वरना। वो दौड़ा। क्या करेगा, गंदे खून की पैदावार। साइमन का लहजा इश्तियाल दिलाने वाला था। नीचे गिरे शख्स ने अपनी राइफल सीधी की और हज़ियानी लहजे में बोला, हम तुमको गोली मार देगा, सुअर का औलाद। तू और मुझे गोली मारेगा? साइमन हकारत से हंसा। अचानक उसकी आवाज बारीक और कानों को चुभती हुई सी हो गई। मुझे गोली मारेगा? देख, तेरे हाथ लरज रहे। अरे बुज़दिल, देख, तेरी राइफल की नाल खुद तेरी तरफ घूम रही है। देख, घूम रही है ना? हाँ, अब तू खुद को गोली मारेगा। देख, तेरी उंगली ट्रिगर पर है। मैं दम बखुद सब कुछ देख रहा था। नीचे गिरे शख्स ने सचमुच अपनी राइफल की नाल अपने चेहरे की तरफ कर ली। वो थर थर कांप रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसके साथी भी दम बखुद थे। अब तू ट्रिगर दबाएगा? नहीं दबाना चाहता, फिर भी दबाएगा। देखना, ये दब गया। फिजा आतिशी झनकार से गूंजी और जमीन पर गिरे शख्स का सर तकरीबन उड़ गया। उसका जिस्म तशन्नुजी झटके ले रहा था। देखते ही देखते वो साकित हो गया। नाकाबिले यकीन मंजर था। चंद लम्हे पहले जो शख्स साइमन को गोली मारने की धमकी दे रहा था, उसके चंद अल्फाज सुनकर उसने अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली थी। ये क्या था? जादू या हिप्नोटिज्म? एमन लरस रही थी। उसने अपना सर मेरे बाजू के साथ दबा रखा था। साइमन ने गहरी सांस ली और जमीन पर गिरे शख्स के साथ आने वाले से दरियाफ्त किया, क्या हुआ था? इस बार उसकी आवाज नॉर्मल थी। जनाब, हम उसका पीछा कर रहे थे। उसने छुपकर हमारे एक साथी को गोली मारी। जब हम उस चट्टान पर हमला कर रहे थे जिसके पीछे वो छुपा था, तो ना जाने कैसे वो चक्कर काटकर दूसरी तरफ से आया और हमारे दूसरा साथी शाहजोर को भी गोली मार दी। अगर हम वहां से न भागते तो वो हमें भी मार देता। तो अब क्या तुम बच जाओगे? अपने साथी का अंजाम देखा है? मैंने कहा था कि हर कीमत पर उन्हें पकड़ कर लाओ या उनकी लाशें लाओ, मगर अफसोस कि तुम नाकाम रहे। याद है मैंने क्या कहा था? कामयाबी की सूरत में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और नाकामी की सूरत में अपनी पसंद की सजा। सजा? खुदा के लिए साहब, मैं बेकसूर हूं। क्या तुम अपने हथियार से खुदकुशी करना पसंद करोगे? साइमन की आवाज फिर बारीक और दिमाग में चुभने वाली हो गई थी। नहीं। वो शख्स दहशतज़दा अल्फाज में चिल्लाया। उसने अपनी राइफल फिर कमर से बांधा पिस्तौल भी उतार कर फेंक दिया। मैं मरना नहीं चाहता। साइमन उसकी फेंकी राइफल उठा ली। तुमने दुरुस्त कहा, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत अचानक आती है। ये कहते ही उसने चौथे फर्द को भी गोली मार दी। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था। नरम खाल और बेनकाब चेहरे तले एक सफाक दरिंदा छुपा था, जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। अगर तुम अपने साथियों को मारकर समझ रहे हो कि हमें मरूब कर लोगे, तो यह तुम्हारी हिमाकत है। मुझे वैसे भी तुमसे किसी रहम की उम्मीद नहीं है, मैंने कहा। साइमन ने नीम तारीकी में मेरी तरफ देखा और मखसूस नरम लहजे में बोला, नहीं नौजवान, मुझे तुमको मरूब करने की जरूरत नहीं है। मैंने इन बड़बोलों से अपना वादा पूरा किया है। इस दौरान में नौरेस खान और शकूर खान भी वहां आ गए थे। उन्होंने जिस लाताल्लुकी से मरने वालों की लाशें देखी, इससे जाहिर होता था कि वो उनके साथ ही नहीं थे, बल्कि साइमन ने उन्हें अलग से हायर किया था। साइमन ने नौरेस से कहा, इनकी लाशें किसी गहरे गड्ढे में फेंक दो। साहब, इनके दो साथी? नौरेस ने पूछा। उनकी लाशें रास्ते से दूर पहाड़ के उस तरफ कहीं पड़ी हैं। साइमन मुलायमत से बोला, तुम्हें उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इन दो पर तवज्जो दो। इन गाड़ियों को भी कहीं ठिकाने लगा दो। इनका निशान नहीं मिलना चाहिए। हम 1 घंटे के अंदर यहां से रवाना होंगे। जैसा हुक्म साहब। नौरेस ने अपने दो साथियों को लाशें ले जाने का हुक्म दिया और खुद कहीं चला गया। हमारी निगरानी के लिए शकूर खान था। साइमन कुछ फासले पर एक पत्थर से टिका सिगार पी रहा था। वो बड़े नकूश और फराक पेशानी रखता था। बाल सामने से किसी कदर उड़े हुए थे और बाकी मांदा बाल उसने अकब की तरफ करके जमाए थे। उस वक्त सुबह काजिब नमूदार हो रही थी, यानी सुबह होने में अभी काफी वक्त था। मैं बज़ाहिर सर नीचे किए बैठा था, मगर मेरी तवज्जो उस तरफ थी जहां मरने वाले दूसरे शख्स ने अपना पिस्तौल फेंका था। वो पिस्तौल उस जीप के अकबी टायर तले था, जिसका सहारा लेकर मैं और एमन बैठे थे। एमन मुझसे आगे थी और मैं उसे हटाकर पिस्तौल हासिल करने की कोशिश करता तो ये बात शकूर खान से छुपी न रहती। मैंने आहिस्ता से एमन से कहा, उधर टायर के नीचे एक पिस्तौल पड़ा है, उसे उठाने की कोशिश करो। क्या है?
उसने सर घुमा कर देखा। बेवकूफ आहिस्ता, वो पिस्तौल है, उसे उठाओ कि इस शख्स को पता न चले। हमको डर लगता है। कुछ नहीं होगा। उसने बादरे नाखास्ता आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि उसका हाथ पिस्तौल तक पहुंचता, अचानक साइमन अपनी जगह से उठा और उसने आराम से आकर टायर तले पड़ा पिस्तौल उठाकर खाई की तरफ उछाल दिया। लड़के, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश ना करो। मेरे नज़दीक किसी भी इंसान से ज़्यादा अपने मकसद की अहमियत है, इसलिए पुरसुकून रहो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। साइमन ने बात करते ही जरा आगे जाकर जमीन पर बेहोश पड़े एक मुहाफिज के सीने पर सीधा हाथ ऐन दिल के मकाम पर रखा और हल्का सा दबाकर उठा लिया। वो शख्स बेहोशी के आलम में तड़पा और चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गया। अब उसका सांस लेता सीना साकित था। मैं कसमसाया, ये क्या किया तुमने? शकूर खान ने झपट कर राइफल की नाल मेरे सर से लगा दी। हिलना मत खंजीर। मैंने उसे खूंखार नजरों से देखा। मुझे इस नाम से मत पुकारो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। शकूर खान ने दांत पीसे और गालिबन ट्रिगर भी दबा देता, लेकिन साइमन ने तहकुमाना अंदाज मुझसे पुकारा। इस दौरान में वो बाकी 3 अफराद के सीनों पर हाथ रखकर दिल के मकाम पर उसे दबा चुका था और वो मौत के शिकंजे से बचने के लिए फड़फड़ा रहे थे, मगर फरिश्ता अजल उनके लिए साइमन की सूरत में आ चुका था। वो तीनों भी देखते ही देखते मौत की आगोश में जा सोए। ये क्या किया तुमने? मैंने चिल्ला कर कहा। इन्हें आसान मौत दी है, वरना दरिंदे इन्हें नोच नोच कर मारते। शायद अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं शकूर खान की परवाह किए बगैर उस पर हमला कर देता। वो जैसे मेरा जहन पड़ रहा था। इस भूल में ना रहना कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। मैं चाहूं तो तुम्हारी हथकड़ी खोल दूं और तुम पालतू कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चलो। तुम्हें अपने बारे में जरूरत से ज्यादा खुशफहमी है। जहां तक तुम्हारी सलाहियतों का ताल्लुक है तो ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। वो यूं मतानत से मुस्कुरा दिया जैसे किसी जहांदीदा बुजुर्ग ने चंद साल के बच्चे के मुंह से लन तरानियां सुन ली हो। तुम अभी बच्चे हो और मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हर इंसान को खुशफहमी होती है कि वो अपने बारे में अच्छी तरह जानता है और अचानक कोई हादसा उसे बता देता है कि उसका मार्का कारजार में उसकी एक हैसियत प्यादे से ज्यादा नहीं है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। चंद लम्हे मुझे गहरी नजर से देखने के बाद उसने शकूर खान से पश्तो में कुछ कहा। उसने सर झुकाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में एक मेडिकल किट थी। साइमन ने उसमें से एक सिरंज और शीशे निकाली और उस सिरंज में शीशी से दवा भरी, फिर उसे एहतियात से हवा से खाली किया। क्या इरादे हैं तुम्हारे? बुरे नहीं है, वो बोला और एमन के पास आकर उसका बाजू थामकर सिरंज उसके गोश्त में दाखिल कर दी। उसने मामूली सी मज़ाहमत की कोशिश की। एमन एक तरफ लुढ़क गई। मैंने जरा सरक कर कहा, ये कैसे जहर का इंजेक्शन दिया है? मैं पागल नहीं हूं जो अपनी कामयाबी की कुंजी अपने हाथ से जाया कर दूं। तुम देख सकते हो ये सिर्फ बेहोश है। मैंने एमन की नब्ज देखी। वो नॉर्मल थी मगर जरा धीमी। बज़ाहिर उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। जब हम बेबस और तुम्हारे काबू में हैं तो इसे बेहोश करना जरूरी था क्या? सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी। अगर तुम रज़ाकाराना तौर पर अपना बाजू आगे नहीं करोगे तो मजबूरन मुझे गन पॉइंट पर यह काम करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा, बंदे हाथों से मैं 2 मुसल्लह अफराद के सामने किस तरह मज़ाहमत कर सकता था। मैंने बाजू आगे कर दिया। तुम बिला वजह इंजेक्शन ठोक रहे हो। ये काम तुम हिप्नोटाइज करके भी ले सकते हो मुझसे। जब एक शख्स तुम्हारे कहने में आकर अपने हथियार से खुदकुशी कर सकता है तो हम भी रज़ाकाराना तौर पर बेहोश हो सकते थे। मेरे लहजे में गहरा तंज था। उसने एक बार फिर सिरंज से हवा खारिज की। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़रा वक्त लगता और हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। क्या तुम हमें बरनामी कबीले की तरफ ले जाओगे? मुमकिन है जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम उस वादी में हो जहां बरनामी कबीले वाले दुनिया की एक नहायत अहम चीज छुपाए बैठे हैं। ये कहते उसने इंजेक्शन मेरे बाजू में घोंप दिया। दवा इतनी सरीउल असर थी कि मैं लम्हे में बेहोश हो गया था। ना जाने मुस्तकबिल मेरे लिए क्या लेकर आता। ये लिंसी रेयान थी। आओ मेरे साथ। मैं खामोशी से उसके साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आया। ये शख्स कर्नल बोगार्ड है। लिंसी ने इस बात में सर हिलाया। मैं इसे खासे अरसे से जानती हूँ, जब ये इलाके में जारी सिया फार्म तहरीक के मज़ाहमत दबाने आया था। इसने जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। मेरे फार्म के 2 बेगुनाह सिया फार्म मुलाजिम इस शख्स ने एनकाउंटर में मरवा दिए थे। वो बेचारे काम खत्म करके अपने घरों को जा रहे थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला जो बिलाखिर स्टोर रूम साबित हुआ। उसने एक अलमारी खोली और उसके अक़बी हिस्से को हाथ लगाया तो वो तख्ते की तरह एक तरफ सरक गया। उसके अक़ब में इतना खला था कि 2 आदमी वहाँ खड़े हो जाए। तुम इस जगह रुको। मुझे उम्मीद है वॉल्टर यान के घर की तलाशी लेना आसान काम नहीं होगा, और अगर कर्नल बोगार्ड ने तलाशी ली भी तो इस जगह को तलाश नहीं कर पाएगा। मैंने मुतफक्किर होकर उस मुख्तसर से खाने की तरफ देखा। मुझे कितनी देर यहाँ रहना होगा? ज़्यादा नहीं, लेकिन वक्त के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
یہاں ہوا کی آمد و رفت کا نظام ہے، اس لیے تمہارا دم نہیں گھٹے گا۔ اور میں باہر آنا چاہوں تو آسان سا کام ہے، تختہ سرکا کر باہر آ جاؤ۔ الماری کا لاک بھی کھلا ہے اور بند بھی ہو تو اندر سے کھولا جا سکتا ہے۔ وہ چلی گئی اور میں اس محدود سی جگہ سمٹ کر رہ گیا۔ وہاں کسی قدر حبس تھا، لیکن سانس لینے میں گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً ہوا کی آمد و رفت کا کوئی نظام تھا۔ اس محدود سی جگہ وقت جیسے منجمد ہو گیا۔ خاصی دیر بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو صرف 10 منٹ ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس جگہ گزار دیا ہو۔ کرنل بوگارٹ کا اس گھر میں آنا خالیہ علت نہیں تھا۔ اسے میرے بارے میں یقینی اطلاع ملی ہوگی، تبھی اس نے اطمینان کے لیے خود آنا گوارا کیا، ورنہ یہ کام اس کا کوئی ادنا سا ماتحت یا علاقے کا پولیس شریف بھی کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزارا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے باہر میری زندگی کے بارے میں کیا کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ لنسی ریان کا شوہر والٹر مجھے پناہ دینے کے حق میں نہیں تھا، اگرچہ لنسی جب سے مجھے یہاں لائی تھی اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ اس کا شوہر میرے بارے میں اس سے متفق ہو چکا ہے۔ لنسی اس وجہ سے مجھ پر مہربان تھی کہ میں اس کے کسی مرحوم بھائی سے صورتاً بہت ملتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اس یہودی پر اعتبار نہیں تھا۔ اگر کرنل بوگارٹ سخت رویہ اختیار کرتا تو وہ اسے میرا پتہ بتانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا اور کرنل میرے لیے اس حد تک جا سکتا تھا۔ اس کے لیے محض انکل پال اور ورنیلا کا حشر ہی کافی تھا۔ وہ ایک کاز کے تحت میری حفاظت کر رہے تھے، لیکن میں لنسی اور اس کے شوہر سے توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کریں گے۔ ان کے لیے اولین ترجیح ان کی اپنی زندگی تھی۔ اگر کرنل اس پرسکون گھر میں آگ و خون کا وہی کھیل شروع کر دیتا تو میرے لیے اپنے تحفظ کا بندوبست خود کرنا ناگزیر ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی شارٹ گن لنسی کے حوالے کیوں کی۔ میں نہتا تھا، دوسری صورت میں 2-4 کو اپنے ساتھ لے کر مرتا۔ وقت رنگ رنگ کر گزارا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا، یعنی اب تک کوئی اس اسٹور روم تک نہیں آیا تھا۔ جب سانس لینا زیادہ ہی دوبھر ہو گیا تو میں نے بادل ناخواستہ تختہ اندر سے سرکایا۔ اس الماری میں کپڑے لٹکے تھے، انہیں سرکا کر میں نے دروازے میں ٹٹول کر لاک کا شٹر تلاش کیا، جس کی مدد سے اندر سے بھی لاک کھولا جا سکتا تھا۔ شٹر مل گیا۔ جب اسے گھمانے کی کوشش کی تو اس نے گھومنے سے انکار کر دیا۔ میں نے خاصا زور لگایا مگر وہ ڈھٹائی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ معمولاً مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ لنسی نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مجھے چھپانے کے بہانے وہ اس الماری میں قید کر گئی تھی تاکہ مجھے اطمینان سے کرنل بوگارٹ کے ہاتھوں فروخت کر سکے۔ ہاں بالکل، مجھے اس جگہ بند کر کے وہ پہلے کرنل بوگارٹ سے مذاکرات کر کے اپنا کوئی مفاد حاصل کرتے اور پھر مجھے اس کے حوالے کر دیتے۔ میں نے خود کو کوسا، میں نے یہودی جیسی دھوکے باز قوم پر اعتبار کیوں کیا؟ کاش میں پہلے اس جگہ سے نکل جاتا۔ مایوس ہو کر میں نے لٹو چھوڑا ہی تھا کہ دروازہ خود باہر کی جانب ذرا سا کھل گیا۔ اس بار میں نے اپنی عقل کو ملامت کی۔ وہ لاک پہلے ہی کھلا تھا اور میں بلا وجہ لٹو کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ لنسی نے کہا تھا کہ وہ الماری لاک نہیں کر رہی، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھول کر میں نے باہر سنگن لی۔ وہاں سناٹا اور اسٹور روم کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہرحال مجھے تازہ ہوا میں کچھ سانسیں لینا تھی۔ 5 منٹ بعد میں دوبارہ اپنے اختیاری قفس میں تھا اور اندر سے تختہ سرکا لیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لنسی کی واپسی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ذرا سی غلط فہمی نے اس کے بارے میں میرے گمان کو کتنا بڑھا چڑھا دیا تھا۔ اب مجھے ندامت ہو رہی تھی۔ مزید 15 منٹ میں نے اسی قفس میں گزارے اور پھر باہر سے آہٹیں سنائی دی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا، کسی نے الماری کا پٹ کھولا اور تختہ سرکتے ہی لنسی کا مسکراتا چہرہ سامنے آ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کیا کرنل چلا گیا؟ ہاں، خوش قسمتی سے وہ کسی شک کی وجہ سے نہیں آیا تھا، بلکہ والٹر اس علاقے میں ایک حفاظتی تنظیم کا سربراہ بھی رہا ہے، کیونکہ سیاہ فاموں کی تحریک کے زمانے میں علاقے کے سفید فام اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمہ وقت ان کے حملوں کی زد میں رہا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک رضاکار تنظیم بنائی تھی۔ والٹر اور علاقے کے دوسرے افراد نے اس رضاکار تنظیم کے لیے دل کھول کر رقم دی تھی۔ اسلحہ اور تربیت کرنل بوگارٹ نے فراہم کی تھی، تب سے اس سے ہمارے تعلقات ہیں۔ میں نے الماری سے باہر آ کر خود کو ذرا آزاد محسوس کیا۔ اس وقت کرنل کس مقصد کے تحت آیا تھا؟ کیا اسے یہاں میری موجودگی کا شبہ ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کے برعکس وہ تمہارے معاملے میں ہماری مدد کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری تنظیم کے رضاکار پولیس اور فوج کے ساتھ مل کر تمہیں تلاش کریں۔ تم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے حامی بھر لی ہے، اب ہم تمہیں تلاش کریں گے۔ میں چونکا۔ کیا تم مجھے اس کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر باقی علاقے میں تلاش کرتے رہیں گے، اس طرح کوئی ہم پر شبہ نہیں کرے گا۔ کیا واقعی کرنل بوگارٹ کو تم پر شبہ نہیں ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ میں نے اس کے بارے میں جو سنا ہے اس سے وہ مجھے سخت مکار اور عیار شخص لگتا ہے، اور ایسا شخص کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ آئے پولیس مین جس طرح تمہارے فارم کے چاروں طرف پھیل رہے تھے، ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے فرار کی راہیں مسدود کر رہے ہیں۔
बल्कि मुमकिन है इस वक्त भी फार्म के इर्द गिर्द कर्नल के आदमी मौजूद हों। लिंडसे किसी कदर मुतफक्किर नजर आने लगी। मैं तुम्हारी बात की तरदीद नहीं करूंगी, कर्नल के बारे में मेरे तासुरात भी यही हैं। बहरहाल वो अभी चला गया है और इस मुलाकात के दौरान इसने हम पर किसी शक का इजहार भी नहीं किया। कल वो वॉल्टर से रिपोर्ट मांगेगा। उसे ये शक क्यों हुआ कि मैं इस इलाके में हूँ, हालांकि मैं इस दौरान में खासा दूर भी निकल सकता था। लिंडसे मुझे घर के एक अंदरूनी कमरे में ले आई। यहाँ पर एक सादा से बिस्तर के साथ इर्द गिर्द अलमारियों में बेशुमार किताबें सजी थीं। लिंडसे ने पहले कमरे का तारुफ कराया। ये मेरी स्टडी है, मुझे लेट कर मुताला करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ बिस्तर रखा है। बाहर के शोरगुल से बेफिक्र होकर मैं इस जगह मुताला करती हूँ। आपने बताया नहीं कि कर्नल को शक क्यों हुआ? यहाँ से को 12 मील दूर जहाँ से तुम मुझे मिले थे, वहाँ सड़क से ज़रा अंदर जंगल में एक लड़की ने रिपोर्ट की है कि उस पर एक आदमी ने हमला किया और उसने उसे मजबूर करके हाईवे का रास्ता बता दिया और फिर उसे जंगल में बांध कर छोड़ गया। लड़की ने यह भी कहा है कि उस अजनबी ने उसकी आबरूरेज़ी की थी। मैं भौचक्का रह गया। ये बकवास क्यों सराफा ने? वो तो वहाँ किसी लड़के के साथ रंगरलियाँ मना रही थी जब मैं उस तरफ से गुजरा और ना चाहने के बावजूद उनकी नज़रों में आ गया, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें काबू करके बांधना पड़ा था। इसके सिवा मैंने उनको उंगली भी नहीं लगाई। वो लड़की झूठ बोल रही है। मुझे भी यही लग रहा था। वैसे भी वो रात के उस पहर जंगल में क्या कर रही थी? उसने खुद को बचाने के लिए मुझे मुलविस किया है। मुझे मालूम हुआ था वो शादीशुदा है और अपने शौहर से छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। इस मामले में कोई लड़का सामने नहीं आया। तुम्हारे खिलाफ मुजरिमाना हमले की रिपोर्ट की जा चुकी है और मामला क्योंकि सफ़ेद फार्म लड़की का है, इसलिए पुलिस और फौज के अलावा मकामी रजाकार भी अब तुम्हारी तलाश में है। मुझे लग रहा है ये सब कर्नल बोगार्ट की चाल है। उसने लड़की को ऐसा बयान देने पर मजबूर किया है ताकि मकामी आबादी मेरे खिलाफ हो जाए और मुझे कोई पनाह देने के लिए तैयार ना हो। मुझे भी यकीन है कि तुम बेगुनाह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन तुम्हारे शौहर की क्या राय है मेरे बारे में? मैंने उसे गौर से देखा। उसने गहरी सांस ली। सच ये है कि वो तुम्हारे बारे में कोई फैसला करने से कासिर है, इसीलिए मेरे कहे पर अमल कर रहा है। मगर तुम इत्मीनान रखो, वॉल्टर कोई भी कदम मेरे मशवरे के बगैर हरगिज नहीं उठाएगा। तुम मुझे पनाह दे रही हो, लेकिन मैं अब तक इसकी वजह नहीं जान सका। उसूलन तुम्हें मुझको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। शायद मैं यही करती, लेकिन एक वजह यह है कि मैंने तुम्हें उन लोगों के हवाले नहीं किया और वो तुम्हारी मेरे मरहूम भाई से मुशाबियत है। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी और जब मुझे उसके और उसके बीवी बच्चे के इंतकाल की खबर मिली थी तो मैं हफ्तों डिस्टर्ब रही थी। ओह, मुझे अफसोस है। खैर, ये अलग बात है। मुझे तुम्हारी शराफत और शख्सियत ने भी मुतासर किया है। मुझे यकीन है अगर कोई शख्स तुम पर एतमाद करे तो तुम उसे किसी सूरत धोखा नहीं दोगे। मैं इस एतमाद का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं इस जगह ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे बहर सूरत जोहानसबर्ग तक पहुँचना है। मैं कोशिश करूँगी कि आज रात तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ, बशर्ते हालात साजगार हुए। फिलवक्त बाहर का माहौल हमारे लिए ज़्यादा साजगार नहीं है। बेशुमार लोग तुम्हारी तलाश में हैं और उन्होंने यकीनन ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा होगा जिससे तुम उनकी गिरफ्त से निकल जाओ। इसके बावजूद मैं यहाँ रुकना पसंद नहीं करूँगा। मैं कोशिश कर सकती हूँ पर वादा नहीं। याद रखो, तुम्हारा सही सलामत यहाँ से निकलना अब हमारी सलामती के लिए भी लाजमी हो गया है। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे बारे में मेरी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा, चाहे वो मेरी सारी हड्डियाँ ही क्यों ना तोड़ दें। लिंडसे कुछ कहने जा रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे दरवाजे पर कोई है। शायद मामूली से आहट हुई थी। मैंने लिंडसे को इशारे से बात करने को कहा और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोलकर उस शख्स को गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच लिया जो कान लगाए हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो डांगरी पहने था जिससे मिट्टी की बू आ रही थी। वो शायद फार्म पर काम करता था। उसका रंग तांबे जैसा था। वो सफ़ेद और स्याह फार्म नस्ल के मिलाप से था। उसके सर पर सख्त घुंघरियाले बाल थे और चेहरे के खुरदरे नकूश बता रहे थे कि उसने खासी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। रिमल, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा काम फार्म पर है, यहाँ क्यों आए? लिंडसे गुस्से से बोली। मैडम, मुझे आपसे काम था। उसने घबरा कर कहा। इसलिए ये दरवाजे से कान लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा। रिमल, तुम जासूसी कर रहे थे? लिंडसे ने तैश में आकर उसे तमाचा रसीद किया। बोल, किसके लिए काम कर रहा है, जलील कुत्ते? मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। रिमल ने अपना गाल चलाते हुए सपाट लहजे में कहा। मुझे 100% यकीन है ये हमारी टो में है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं और अब इसे बाहर जाने का मौका मिलेगा तो ये पुलिस को बुला लाएगा। नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपना काम करूंगा, आप मुझे जाने दें। वो बदहवासी में कहता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा था कि मैंने गर्दन से पकड़कर उसे पीछे खींचा। छोड़ो मुझे। उसने मज़ाहमत की और अचानक मुझसे लिपट गया।
اس نے مجھے گرانے کی کوشش کی مگر میں نے آرام سے اسے اٹھا کر نیچے پٹک دیا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ اب آرام سے پڑے رہو ورنہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لنسی کچھ سوچ رہی تھی، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اسے یہیں روک کر رکھو، میں والٹر کو بلاتی ہوں۔ میڈم آپ مجھے اس طرح روک کر جرم کر رہی ہیں، مجھے جانے دیں ورنہ میں تم لوگوں کے خلاف مقدمہ کر دوں گا۔ ریمل میرے پاؤں تلے مچلا، شوق سے، اگر زندہ رہے تو۔ میں نے اطمینان سے کہا، پھر لنسی سے بولا تم جا کر جلدی سے مسٹر ریان کو بلا لاؤ۔